अच्छा, स्क्रीन दिख रही है आपको? चले, बेहतरीन हो गया। चले जी स्टार्ट करते हैं। CFAP 2 CFAP 2 का एक कोर्स ओरिएंटेशन हम देख लेते हैं। और जब इंशाल्लाह जब हम कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने मेहनत किस तरीके से करनी है। ठीक है, देखें यार, हमारे पास अगर आप देखें तो आपका जो कोर्स है वो 4 से 5 ग्रेड्स में टूटा हुआ है। सबसे बड़ी और लेंथी ग्रेड जो हमारे पास है वो है हमारे पास ग्रेड ए। ग्रेड ए में अगर आप देखें तो आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन टू एक्ट है, कोई 8 सेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर इन कॉर्पोरेशन से रिलेटेड कोई 35-40 सेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी, इसके कुछ सेक्शंस हमारे पास हैं। फिर सर्विसेज के कुछ सेक्शंस हैं। फिर हमारे पास शेयर से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमारे पास मॉर्गेज से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं। हमारे पास मीटिंग से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं। और हमारे पास डायरेक्टर्स इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटीज और बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन, वाइंडिंग अप, कुछ प्रोविजंस और कुछ मिसलेनियस सेक्शंस। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये हमारे पास कोई 450 सेक्शंस हमारे सिलेबस का पार्ट है। 445 तक ये सेक्शंस जाते हैं हमारे पास। तो ग्रेड ए जो है वो प्राइमरीली आपकी कंपनीज एक्ट की है। और कंपनीज एक्ट के जितने भी सेक्शंस हैं, मोर और लेस 450 सेक्शंस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, मीटिंग्स करना, डायरेक्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट, इसके अलावा हमारे पास वाइंडिंग अप, डायरेक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें, रिलेटेड पार्टी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज, ये सारे के सारे 450 सेक्शंस आपके सिलेबस का पार्ट है। और यहाँ पे पिक्चर खत्म नहीं होती। ये अगर आप इनकॉर्पोरेशन की बात करें, इनकॉर्पोरेशन की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन भी आपके सिलेबस का पार्ट है। सही है? अगर आप फॉर एग्जांपल एक एरिया देख रहे हैं शेयर्स, तो शेयर्स के ऊपर कोई हार्डली 1-2 सेक्शंस हैं। शेयर्स के ऊपर जो मेन सेक्शंस हैं प्रोस्पेक्टस के, ये हार्डली 1-2 सेक्शंस हैं। लेकिन अगर आप इन सेक्शंस को देखें, इन सेक्शंस को अगर आप देखेंगे, इनके ऊपर ये इतने सारे एक्ट और रेगुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट बन गए। सिक्योरिटीज एक्ट, कंपनीज फर्दर इश्यू ऑफ रेगुलेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट रूल्स, लिस्टेड कंपनी बायबैक, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज, रेगुलेटेड सिक्योरिटीज एक्टिविटीज, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, टेक ओवर, इसकी रेगुलेशंस, PSX रूल बुक, पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वोटिंग शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस। ये इतनी रेगुलेशन सिर्फ एक शेयर्स के एरिया में आपके सिलेबस का पार्ट है। क्या यहां तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? उसके बाद अगर आप देखें, मीटिंग्स की बात करूं तो मीटिंग से रिलेटेड भी आपके पास एक रेगुलेशन, पोस्टल बैलेट रेगुलेशन, ये आपके सिलेबस का पार्ट बन जाती है। अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं तो डायरेक्टर्स से रिलेटेड मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये कैसे सिलेक्ट होंगे, इसके ऊपर भी एक रेगुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट बन जाती है। फिर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आ जाता है, पब्लिक सेक्टर रूल्स भी आ जाता है आपके पास। और ये सारी चीजें थोड़ा सा और आगे चले, एक छोटा सा एरिया हमारे पास है, एक छोटा सा एरिया हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज। हार्डली इसके ऊपर 1-2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 199 से 200, 2 सेक्शंस हैं। लेकिन उसके ऊपर भी रेगुलेशन है। रिलेटेड पार्टी का एक सेक्शन है, उसके ऊपर भी रेगुलेशन है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूटरी फंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट, हार्डली 3 सेक्शंस हैं, उसके ऊपर भी रेगुलेशन है। डिविडेंड के ऊपर हमारे पास कोई 4 से 5 सेक्शंस होते हैं, 240 से 245, ये हमारे पास सेक्शंस हैं, इसके ऊपर भी रेगुलेशन है। क्या यहां तक बात समझ आती है हमें? बच्चों यहां तक क्लियर है हम सारे? अच्छा,
ये हमारे पास पूरा कंपनीज एक्ट और इस कंपनीज एक्ट की कोई 12 रेगुलेशन, सिक्योरिटीज एक्ट, पीएसएक्स रूल बुक्स और एक दो रूल्स, ये सारी की सारी आपकी वेटेज बनाती है। कितने मार्क्स की प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें कितने मार्क्स की? ये सारी की सारी आपकी वेटेज बनाती है सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स की। तो कोई 450 सेक्शंस हैं, 12 रेगुलेशन है, पीएसएक्स की रूल बुक है, सिक्योरिटीज एक्ट है और बेताशा रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये सारा हमारा वेटेज बनाता है 40 मार्क्स का। क्लियर हो बच्चों? यहां तक कंपनी सेट का थोड़ा बहुत कैफ में आइडिया होगा। मीटिंग, डायरेक्टर्स, कुछ रेगुलेशन आप पढ़ते हैं, कुछ रेगुलेशंस नहीं पढ़ते। ये सारी की सारी चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट होंगी सीफेप 2। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट एंड सेकंड स्केजुअल। सही है, आपने कैफ में नाम सुना होगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्केजुअल। ये भी आपका इन सिलेबस का पार्ट है। तो अगर आप देखें प्यारे बच्चों इस पूरे सिलेबस को, तो ये सबसे लेंदी ग्रेड है हमारी। और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो आईके अपने वेटेज रखी हुई है वो 35 से 45 मार्क्स रखी है। मैंने उसको 40 मार्क्स ऑन एवरेज कर दिया। ग्रेड बी में अगर मैं आता हूं, तो ग्रेड बी में हमारे पास हार्डली कोई 16 से 18 सेक्शंस है। 16 से 18 सेक्शंस हैं। और उसके ऊपर हमारे पास कुछ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट है, रिहेबिलिटेशन एक्ट है, मजीद दो कानून है। और उन कानून के ऊपर हमारे पास कुछ रूल्स हैं और कुछ रेगुलेशन है। ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें से एक एक चीज के ऊपर, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के ऊपर, तो मैं भी वैल्यूएशन वाला असाइनमेंट भी कर रहा हूं। तो ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है। 10-15 सेक्शन है, एक दो एक्ट है, एक दो कानून है। और आईकैप ने इसकी जो वेटेज रखी है वो 10 से 12 मार्क्स रखी है। मैंने एवरेज करके इसको 12.5 मार्क्स कर दिया। इसी तरीके से हम ग्रेड सी में आते हैं। और अगर ग्रेड सी को हम देखें, तो ग्रेड सी में हमारे पास स्पेशलाइज कानून आते हैं। कुछ हमारे पास स्पेशलाइज इंडस्ट्रीज होती हैं, लेट से बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, नॉन बैंकिंग और इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस। अगर हम सिर्फ ये तीन एरियाज कवर कर लें, सिर्फ ये तीन एरियाज कवर कर लें बच्चों, तो हमारी मजीद जो तैयारी हो जाएगी वो 12.5 मार्क्स तक की हो जाएगी। सिर्फ तीन कानून है और ये बहुत ही लिमिटेड कानून है। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बहुत ही लिमिटेड चीज आपके सिलेबस का पार्ट है। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, आखिरी चीज हमारे पास ग्रिड डी है। और ये हमारे पास, अच्छा, ग्रिड डी जो हमारे पास है बच्चों, जो हमारे पास ग्रिड डी है, वो ग्रिड डी हमारे पास क्या है? ग्रिड डी में हमारे पास स्पेशलाइज कानून है। 4 से 5 मेन कानून है। एक हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल है, दूसरा हमारे पास कंपटीशन एक्ट है, तीसरा हमारे पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, चौथा हमारे पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, जिसके अंदर हमारे पास लिस्टेड कंपनी रेगुलेशंस भी आ जाती हैं और पब्लिक सेक्टर रूल्स भी आ जाते हैं हमारे पास। और हमारे पास आखिरी चीज जो है वो पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। मुश्किल से 5 से 6 कानून है। आईकैप ने जो इसकी वेटेज रखी है बच्चों, आईकैप ने जो इस ग्रेड की वेटेज रखी है, वो हमारे पास बनती है कुछ 35 मार्क्स। 30 से 40 मार्क्स की वेटेज है, मैंने उसको रखा हुआ है 35 मार्क्स। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये 100 नंबर का हमारे पास ब्रेकअप है। बच्चों आप मुझे बता दें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप मुझे जल्दी से बता दें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर मैं अगर मैं ग्रिड बी, सी और डी को फर्स्ट प्रायोरिटी रख लूं, ग्रिड बी, सी, डी को फर्स्ट प्रायोरिटी रख लूं, मेरे पास पेपर में 60 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और यहां पे मार्क्स सिक्योर करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है बनिस्बत ग्रेड ए के। मैं अगले 1 से 1.5 महीने में, 1.5 मंथ में, 1.5 मंथ के अंदर, देखिए C52 के बारे में आपने सुना क्या है? ये काफी लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। बट व्हाट इफ कि अगले डेढ़ महीने में हमारी 60 मार्क्स की कवरेज हो जाए? कोई मुश्किल है? अगले 1.5 महीने में आपका एडवांस ऑडिट भी 60 मार्क्स कवर नहीं कर सकता। अगले 1.5 महीने में आपका FFR, BFD, टैक्स, ये भी आपके 60 मार्क्स कवर नहीं कर सकते। एग्जाम में सारी चीजों पर गाइड करूंगा बेटा। पहले इस चीज को देख लें कि हमारा हमारा कोर्स ओवरव्यू क्या है। इस चीज को देख लें।
ये बात समझ आती है? तैयब साहब क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो एक स्टडी ये समझ आती है कि यार अगर, और ये आसान है, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। अगर आप, अच्छा मैं थोड़ी सी आपको कुछ कुछ अच्छी चीजें भी समझा दूंगा। अगर इन एरियाज को आप देखें, अगर इन एरियाज को आप देखेंगे, ये एरियाज जो, अगर आप ग्रिड डी की बात करें और या ग्रिड सी की बात करें, स्पेशलाइज कानून की अगर मैं बात करूं, स्पेशलाइज कानून के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, चीजें रिपीट हो रही है। एनबीएफसी है, लाइसेंस कैसे मिलेगा, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, कंडीशंस क्या इंपोज होगी। सेम चीज इंश्योरेंस में भी लिखा हुआ है कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, कंडीशन क्या इंपोज होगी। सेम चीज एनबीएफसी में भी लिखा हुआ है और बैंकिंग ऑर्डिनेंस में भी लिखा हुआ है। तो चीजें मोरलेस सेम है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर हमें समझ में आ जाएगा तो चीजें हमारे लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगी। बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? मैं आपको पोर्टल भी दिखाता हूँ, मेरी अप्रोच क्या होगी इसको पढ़ाने की वो भी आपसे डिस्कस कर लूंगा, ये सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा आप ये देख लें, थोड़ा सा आप पहले ये देख लें कि ये स्ट्रेटेजी समझ आती है थोड़ी सी। अच्छा जी, एक्सेल की शीट दिख रही है आपको? चलिए थोड़ा जवाब देते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देते हैं। अच्छा, जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त जबरदस्त। ये हमारा एक टाइम टेबल है, ये हमारा प्यारे बच्चों टाइम टेबल है, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ जून खत्म हो चुका है, थर्ड वीक ऑफ जून स्टार्ट हो रहा है। थर्ड वीक ऑफ जून में आपका टारगेट होगा, आपका टारगेट होगा, क्या टारगेट होगा जल्दी से बता दे भाई? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। आपका टारगेट क्या होगा? ये जो थर्ड वीक ऑफ जून होगा, इसमें मैं और आप सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बात करेंगे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात करेंगे। यहां तक बात समझ आती है? आपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लेक्चर्स देखने होंगे, उसके पास पेपर्स करने होंगे, सब कुछ पोर्टल कैसे मैनेज करना है, और इसी वीक जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो मैं आंसर करूंगा। इस वीक एमएल के ऊपर और मजीद क्लासेस जो होंगी वो इसी वीक होंगी। इस तरीके से हमने अपना हर वीक का टारगेट अचीव करना है बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? और अगर आप इस तरीके से चलेंगे, उसी तरीके से जिस तरह मैं बीसीडी की बात कर रहा था, अगर आप इंशाल्लाह इस तरीके से चलेंगे तो एक फायदा आपका ये हो जाएगा, एक फायदा ये हो जाएगा आपका कि हमारे पास, अगर आप देखें फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपकी वेटेज कैसे हो जाएगी? वेटेज कितनी हो जाएगी बच्चों, जल्दी से बता दें। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक इंशाल्लाह हमारी वेटेज कितनी कवर्ड हो जाएगी? इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हमारी जो वेटेज होगी वो 60 मार्क्स तक कवर्ड हो जाएगी बच्चों। फर्स्ट वीक में जो हमारी वेटेज होगी वो 60 मार्क्स तक कवर हो जाएगी। और आप यकीन करें, ये जो 60 मार्क्स की कवरेज है, इसकी इतनी ज्यादा लिंकिंग नीचे वाले एरिया से नहीं है, और अगर लिंकिंग है तो वो मेरे लेक्चर में ऑलरेडी कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल एनबीएफसी अगर आप देखें तो एनबीएफसी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी बात की हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक करवा दूंगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है प्यारे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वगैरह हो गया, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है। हाँ, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिक सेक्टर रूल्स, इससे रिलेटेड डायरेक्टर्स के कुछ सेक्शन है, लेकिन वो 4 से 5 सेक्शन है जो कि लिंक्ड होते हैं, वो हाथ क्या तो उस लेक्चर में कवर हो रहे होंगे। तो जो चीज लिंक हो रही होगी और कवर हो रही होगी, हम कभी भी इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जी आज ये वाला लॉ पढ़ते हैं। कोई ना कोई बैकग्राउंड होगा, कोई ना कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा, उसके बेसिस पे लेक्चर्स कवर्ड हो रहे होंगे। क्या ये बात समझ आती है आपके? फिर उसके बाद हम शेयर्स वाले एरियाज पे आएंगे, उसके बाद हम शेयर्स वाले एरियाज पे आएंगे, उसके बाद वाइंडिंग अप, बिकॉज ये दो एरियाज ऐसे हैं जिसके ऊपर आईकेप सवाल पूछता है, और फिर उसके बाद इन बाकी एरियाज की तरफ हम मूव कर रहे होंगे बच्चों। क्लियर हम सारे यहाँ पे? ये एक टाइम टेबल है, ये एक आपका टाइम टेबल है मेरे बच्चों, और इसी के बेसिस पे हमारी इंशाल्लाह जो कवरेज हो जाएगी वो 100% हो जाएगी। ये एक पोर्टल आपको दे दिया जाएगा, ये एक्सेल की फाइल दे दी जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अभी नॉट कंप्लीटेड कर रहा हूं,
तो ये आपके सामने एक डैशबोर्ड होगा, जो जैसे जैसे वीक हमारा कंप्लीट होता रहेगा, ये इंशाल्लाह पूरा का पूरा जो रेड हुआ होगा अभी फिलहाल, वो पूरा का पूरा ग्रीन होना स्टार्ट होता रहेगा, और आपको समझ में आती रहेगी कि यार हमारी असेसमेंट कहां तक जा रही है, आपकी अपनी प्रोग्रेस कहां पे होगी। तो वीक वाइज मैंने आपका प्लान बना दिया है कि सेकंड वीक में हमने एनबीएफसी पढ़ना है, ठीक है, सेकंड वीक में हमने एनबीएफसी पढ़ना है। तो एनबीएफसी रिलेटेड जितना मटेरियल, जो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, मजीद ड्राफ्टिंग, सब कुछ इसी वीक में हम कवर कर रहे होंगे। थर्ड वीक में हमने बैंकिंग ऑर्डिनेंस पढ़ना है। क्लियर है बच्चों सारे यहां तक? अच्छा, अब एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, एक चीज मेरी समझने की कोशिश करिएगा। मुझे बस एक एक मिनट दें बच्चों। अच्छा बच्चों, मुझे बताया पोर्टल दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा, अगर आप पोर्टल देखें, तो पोर्टल में रिलेटेड जितने भी जो मैं चैप्टर आपसे बात कर रहा हूं उसके लेक्चर्स आ रहे हैं। 100% आपको नहीं मिलेंगे, जो हमारा वीकली प्लान होगा एटलीस्ट एक मंथ के लेक्चर्स मैं आपको देता रहूंगा, ताकि आपके लिए भी मैनेज करना आसान हो, मेरे लिए भी मैनेज करना आसान हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मीडिएशन है, तो जितने भी सेक्शन वाइज हमारे पास लेक्चर है मीडिएशन के, ये सारे अगर आप देखें तो सारे सेक्शन वाइज लेक्चर आपके पास आ रहे होंगे, और उसके बाद उसके जितने भी पास पेपर्स होंगे उसकी ड्राफ्टिंग यहाँ पे आ रही होगी, बाकायदा ड्राफ्टिंग आ रही होगी, सही है। और ड्राफ्टिंग कैसे होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। और उससे रिलेटेड जितने भी हैंडआउट्स होंगे वो सारे के सारे आपको उसी सेक्शंस के अंदर मिल जाएंगे। ये बात समझ आती है आपके? इसी तरीके से अगर आप शेयर्स देखें, तो शेयर्स में जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उन सब के ऊपर बाकायदा चैप्टर नाम करके उनका लेक्चर आ रहा होगा, और वो लेक्चर हाई क्वालिटी लेक्चर होगा। और उसके बाद उसके जितने भी पास्ट पेपर्स होंगे, जितने भी पास्ट पेपर्स उसके हैंडआउट्स होंगे, वो सारे के सारे इसी के अंदर कवर्ड हो जाएंगे। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज है, तो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे आपको लेक्चर वाइज मिल जाएंगे, और अगर हमने कोई सवाल करा हुआ है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर ड्राफ्टिंग भी मिल जाएगी। इसलिए सीओसीजी पब्लिक सेक्टर रूल्स है, जितने भी सवाल सीओसीजी पब्लिक सेक्टर रूल्स का है, उनके एक अच्छी क्वालिटी लेक्चर आपको। मैं उस पर भी आता हूं आमिर साहब। यहां तक क्लियर है? पोर्टल पे कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो। थोड़ा सा मैं आपको कुछ एक दो चीजें बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं वली साहब वही बता रहा हूं आपको, वली साहब वही बता रहा हूं। बुक भी होगी, नोट्स भी होंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ वली साहब, उसी पे आ रहा हूँ। ये एक सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन 159, प्रोसीजर्स फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, सही है। हैंडआउट्स किस तरीके से होंगे जो आपका वाकई में टाइम सेव करेगी? अगर वो आपसे कहता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154, ठीक है, आपको 154 में वो पेजेस पलटने की जरूरत नहीं होगी। 154 आपको ऑलरेडी नीचे लिंक करके दे दिया होगा। क्या ये बात समझ आती है आपके? इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई डेट्स वगैरह आ रही हैं, लेट से डेट्स वगैरह आ रही हैं, तो इस डेट्स के ऊपर भी अगर कोई इलस्ट्रेशन है, तो वो इलस्ट्रेशन भी आपको हाथ के हाथ दे दी जाएगी, ताकि आप अपना दिमाग इतना यूज ना करें, आप समझ जाए डेट के ऊपर कॉन्सेप्ट ये है। इसी तरीके से
अगर कहीं बहुत से सेक्शंस में वो कहता है आपसे कि फॉर एग्जांपल all notice received by the company in the same manner as provided under this act, तो अंडर दिस एक्ट में कहां लिखा हुआ है, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिंकिंग करके दे दी होगी कि सेक्शन 134 और 134 से सेक्शन 55 लिंक हो रहा है। शेर पहले मुझे कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपसे आता हूं ना बेटा, पहले मुझे आप कंप्लीट करने देना। इसी तरीके से अगर ये शेयर्स के ऊपर एक बड़ा टेक्निकल सवाल आता है कि द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो वोटिंग राइट्स कैलकुलेट कैसे होंगे, तो जितने भी वोटिंग राइट्स के ऊपर इलस्ट्रेशन पॉसिबल है वो सारी की सारी इलस्ट्रेशंस आपको हैंडआउट के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी, सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि आप अपना आपका जो टाइम लिंकिंग, देखिए लिंकिंग अगर आप भी चाहे ना आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मसला ये होगा कि आपके 2 साल 3 साल लग जाएंगे चीजों को लिंक करने में और बार बार पढ़ने में, और सर का दर्द बहुत ज्यादा होगा। ये सारे काम मैं ऑलरेडी एक हैंडआउट में कर चुका हूं, ताकि आप अपना दिमाग ना लगाएं, आप ये मेक श्योर कर लेंगे यस ये चीज यहाँ पे लिंक्ड है। क्या ये बात समझ आती है? उसके बाद ये जो पूरा सेक्शन था, इस पूरे सेक्शन की समरी क्या है, इस पूरे सेक्शन की समरी क्या है, ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, और पेपर तो ओपन बुक पॉलिसी है। अगर सवाल आ जाए कॉर्पोरेट कंप्लायंस बताएं, अगर सवाल आ जाए कॉर्पोरेट कंप्लायंस बताएं, तो इस 5 सेक्शन को मैंने 5 स्टेप्स के अंदर तोड़ दिया आपके लिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर आपने डायरेक्टर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करना है, तो सबसे पहले बोर्ड की मीटिंग होगी, फिर मीटिंग का नोटिस जाएगा, फिर जिस मेंबर ने इलेक्शन लड़ना होगा वो इंटेंशन टू कंटेस्ट करेगा, उसके बाद क्या कहते हैं कंपनी सारी मेंबर्स को नोटिस भेजेगी, और फिर जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में पोलिंग हो रही होगी या वोटिंग हो रही होगी। क्या ये बात समझ आती है? ये जो 5 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 5 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, इन पूरे 5 स्टेप्स के ऊपर नीचे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिख जाएगी। ये बात समझ आती है? इस पूरी एग्जाम्पल के नीचे स्टेप 1 फिक्सेशन ऑफ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिख जाएगी। और अगर फॉर एग्जाम्पल मीटिंग 2 मई को हो रही है, तो अगर आप देखें इसने यहाँ पे 28 मार्च को नोटिस भेजा हुआ है, और ये पूरे 35 दिन वाली रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा है, यही इलस्ट्रेशन आपको ऊपर दिख जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास अगर स्टेप 2 है नोटिस ऑफ मीटिंग, तो उसकी शक्ल कैसी होगी वो आपके सामने पेश होगी। क्यों? अगर पेपर में सवाल आ जाए नोटिस ऑफ द मीटिंग ड्राफ्ट करें, फिर क्या करेगा बच्चा, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसी तरीके से तीसरी चीज स्टेप 3 इंटेंशन ऑफ ऑफर, ये आ गया, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आ गई। उसके बाद स्टेप 4 इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आ गई। क्या यहां तक बात समझ आ रही है बच्चों? और आखिरी चीज हमारे पास इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हो, ये बात समझ आती है? तो एक ही हैंडआउट के अंदर लॉजिक और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया गया होगा, वो दिख जाएगा। प्लस अगर इसमें कोई समरीज होंगी जो कि पेपर के लिए जरूरी है, वो मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल जाएंगी। और इसी इसी एरिया के ऊपर अगर पास्ट पेपर में कोई सवाल आया है, तो उसका एक अच्छा सजेस्टेड आंसर, और सजेस्टेड आंसर की शक्ल कैसे होगी इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। यहां तक क्लियर हो मेरे बच्चों? मोहम्मद अहमद उस पर भी आ रहा हूँ बच्चा, उस पर भी आ रहा हूँ, ये क्लियर हो? अच्छा, मैं अगेन आपसे कह दूं, ये जो काम है, ये काम आप भी कर सकते हैं, आप भी जाके स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर सर्च करके, लेकिन ये सारा का सारा आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ये सारा का सारा आपका टाइम कंज्यूम करेगा। एट द एंड मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे एक जगह कंपाइल कर दी है। ये समझ आता है? तो ये हैंडआउट ऐसे है कि ये हैंडआउट इंशाल्लाह आपसे बातें करें, ठीक है? ये हैंडआउट ऐसी चीज है जो कि इंशाल्लाह आपसे बातें करें, उस हैंडआउट में आपको सब मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अच्छा चलें, एक चीज सामने आ गई। आप आंसर का पूछ रहे थे, मैं आपको आंसर का ये विंटर 22, ये लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है, सही जून 20 की अटेम्प्ट अभी गुजरी है, उससे पहले जो था ये विंटर 22 का सवाल था। ये विंटर 22 का अगर आप सवाल देखें, तो इस सवाल के अंदर अगर आप देखें, ये मैंने कानून लिखा है, सेक्शन सजेस्टेड आंसर नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, मैंने कमेंट भी लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ आती है? इसी तरीके से सेक्शन 279, ये भी सवाल के लिए रेलिवेंट है, लेकिन मैंने अपने आंसर में उसको इग्नोर किया हुआ है। क्यों इग्नोर किया हुआ है, ये कमेंट्री मैंने आपके लिए कर दी। ये पेपर में आपने नहीं लिखनी होगी। बच्चा सवाल पढ़ते थे, कहते हैं सर इसमें तो ये सेक्शन भी अप्लाई हो सकता है, इसमें तो ये सेक्शन भी अप्लाई हो सकता है, तो ये सेक्शन अप्लाई क्यों नहीं करा और फला सेक्शन अप्लाई क्यों करा, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। हाँ, कॉर्पोरेट रिहैबिलिटेशन एक्ट यहां से सवाल आया है, लेकिन सवाल में ओपन बुक पे ये कानून लिखा हुआ है, इस कानून को पेपर में कैसे लिखना है मैं आपको ये चीजें सिखाऊं। कानून में ये लिखा हुआ है क्वालिफाइंग क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या है, मैंने सवाल से किस तरीके से क्वालिफाइंग क्रेडिटर कंक्लूड करा है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों आपको? अच्छा, इसी तरीके से
एक सेक्शन, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात करता हूं, ये इसको इसको लाजमी देखना है आपने, इसको लाजमी देखना समझना। कन्वर्जन ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी, 6 सेक्शन थे हमारे जो हमने थोड़ी देर पहले देखे, सही। कन्वर्जन ऑफ कंपनी, जब कंपनी कन्वर्ट होगी तो जाहिर सी बात है मेरे लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का होना जरूरी है, सही है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है, जो डेफिनेशन है मैंने उसको वहां से लिंक कर दिया ताकि आपको बार बार ना घूमना पड़े, आपको बार बार ना घूमना पड़े, सारी चीजें मैंने। टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या है, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज है, मैंने आपके लिए ये लिख दिया। कन्वर्जन में जितनी पॉसिबल कन्वर्जन हो सकती है उन सबके फ्लो चार्ट बनाती है, और एक कन्वर्जन नहीं हो सकती उसका रीजन क्या है वो भी नीचे बता दिया आपको। उसके बाद जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते हुए आपका कंपनीज एक्ट का सेक्शन क्या कहता है, और अगर इस सेक्शन से कोई रेगुलेशन, कंपनीज जर्नल प्रोविजन एंड फॉर्म्स रेगुलेशन, अगर ये लिंक हो रहा है तो ये बराबर में रेगुलेशन लेवल लिंक हो रही है। ये भी मैंने आपके साथ इसी हैंडआउट में कर दिया है। मैं अगेन आपसे कह रहा हूं ये काम आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके 3-4 साल लग जाएंगे। अगर आपने करना है आप कर ले, मुझे भी हैंडआउट शेयर कर दीजिएगा। डन हो गया बच्चों यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आप एक कंपनी का स्टेटस चेंज कर रहे हैं तो क्या मेमोरेंडम चेंज होगा, क्या आर्टिकल चेंज होगा, तो मेमोरेंडम है क्या, उसका कौन सा सेक्शन रेलिवेंट है, वो सारे भी हम साथ साथ पढ़ रहे होंगे। तो हम कन्वर्जन पढ़ते हुए मेमोरेंडम का सेक्शन 27 लिंक कर रहे होंगे। उसके बाद अगर आप देखें ये सारे स्टेप्स को मैंने 5 आंसर्स में या 4 आंसर्स में आपको कंपाइल करके दे दिया है कि अगर पेपर में सवाल है कॉर्पोरेट कंप्लायंस बताएं कन्वर्जन की, तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। क्या यहां तक बात समझ आती है बच्चों? तो मेमोरेंडम जब ऑल्टर होगा तो किस तरीके से ऑल्टर होगा, आर्टिकल अगर ऑल्टर होगा तो किस तरीके से ऑल्टर होगा। उसके बाद सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप पब्लिक लिस्टेड से प्राइवेट होने जा रहे हैं, अगर आप पब्लिक लिस्टेड से प्राइवेट होने जा रहे हैं, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट रह सकते हैं? अगर आपकी कंपनी का स्टेटस प्राइवेट है तो क्या आप स्टॉक में पब्लिकली ट्रेड कर सकते हैं? मुझे जवाब सिंपल सा जवाब है यार, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और आप कहते हैं मुझे अपनी कंपनी को कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी में, तो क्या आपको लिस्टिंग का स्टेटस मिल सकता है? क्या आपके शेयर्स अभी भी मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है पर सेक्शन 46 रहे, पर सेक्शन 46 रहे, और चले कहां पे गए, चले कहां पे गए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक में, जहां पे एक कॉन्सेप्ट है वॉलंटरी डीलिस्टिंग का, जहां पे एक कॉन्सेप्ट है वॉलंटरी डीलिस्टिंग का। तो सेक्शन पढ़ते हुए रेगुलेशन को लिंक कर रहे हैं, सेक्शन पढ़ते हुए कंपनी जनरल प्रोविजन को लिंक कर रहे हैं, सेक्शन पढ़ते हुए मेमोरेंडम को सेक्शन को लिंक कर रहे हैं। क्या ये बात समझ आती है आपके? ये सारी की सारी चीजें आपके लिए हैंडआउट में कवर्ड है। और अगर ये जो फॉर एग्जांपल ये रेगुलेशन आ रही है, इस रेगुलेशन के ऊपर अगर कहीं इलस्ट्रेशन में इश्यू आ रहा होगा कि यार कौन सी वाली शेयर प्राइस लें, किस वाली, कौन सी वेटेड एवरेज कैसे निकालें, तो उसके ऊपर आपको इलस्ट्रेशंस भी मिल जाएंगी प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है? इसी तरीके से आप थोड़ा आगे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। जो अच्छा, ये बियर एक्ट ही है, ये मेरी अपनी अंग्रेजी नहीं है, ये बियर एक्ट ही है। तो अगर आप ये चीज पढ़ेंगे तो आपका बियर एक्ट ऑटोमेटिकली कवर्ड हो रहा होगा। हाँ, इलस्ट्रेशन लिंकिंग बियर एक्ट में नहीं होगी, किसी किताब में नहीं होगी, ये सिर्फ हैंड आउट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी वॉलेंट्री डीलिस्टिंग के ऊपर, वॉलेंट्री डीलिस्टिंग के ऊपर एट द एंड क्या 14-15 स्टेप्स है, वो सारे के सारे आपके सामने मर्ज कर दिए गए। और सिर्फ यही नहीं हुआ है, सिर्फ यही नहीं हुआ है, इसी के साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जो ऊपर 15 स्टेप्स आ रहे हैं उन्हीं 15-14 स्टेप्स के नीचे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आ रही है अलॉन्ग विद द लिंकिंग। पहली चीज, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। अगर नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग है तो रेफरेंस नंबर ए है, आप ए में चले जाएं तो आपको नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग एक चीज मिल जाएगी। इसी तरीके से आप बी में चले जाएं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को जो चीज कम्युनिकेट करी है वो मिल जाएगी। इसी तरीके से आप सी में चले जाएं, डी में चले जाएं, ई में चले जाएं, तो हर चीज के ऊपर नीचे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास मौजूद होगी। बच्चों के यहां तक बात समझ आ रही है? तो ये कंप्लीट हैंडआउट होगा। इसकी लिंकिंग प्रीवियस कहां से हो सकती है, इसकी लिंकिंग आगे कहां से हो सकती है, सारी की सारी चीजें कवर करती है। क्लियर हो बच्चों? बच्चों यहां तक क्लियर है आप? अच्छा, इसी तरीके से लॉ काफी काफी लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको हर चीज के ऊपर कोई ना कोई समरीज मिलेंगी। ये समरी आप देख लेंगे, आपके 10 से 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे, सही है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा शेयर्स एक काफी लेंदी एरिया था, बहुत ज्यादा लेंदी एरिया था। तो शेयर्स के ऊपर, पूरे शेयर्स के एरिया को
एक 1 पेजर या 2 पेजर में लेकर आ गए, ताकि बच्चे के लिए एंड में आसानी हो कि वो आराम से क्विक रिवीजन कर सके। तो ये चीजें भी मिल जाएंगी, और शेयर्स के ऊपर जितने भी सवाल होंगे वो सारी की सारी चीजें भी आपको यहाँ पे। डन हो गया बच्चों यहाँ पे? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा बहुत आइडिया है आपको सीओसीजी और पब्लिक सेक्टर रूल्स का? बच्चों थोड़ा बहुत आइडिया है सीओसीजी और पब्लिक सेक्टर रूल्स का? बच्चों जवाब दे दें, हाँ या ना में तो जवाब दे दें यार। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिस्टेड कंपनी पे अप्लाई होता है। और पब्लिक सेक्टर रूल्स पब्लिक सेक्टर कंपनी पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी लिस्टेड भी हुई तो उसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अप्लाई हो जाएगा और पब्लिक सेक्टर रूल्स भी अप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम देखें आईकैप करता क्या है, आईकैप करता है कि चूंकि दोनों दोनों आपस में कंपेरेबल है, दोनों ही गवर्नेंस से रिलेटेड है, तो वो सवाल ऐसा पूछता है कि कंपनी थी, उसमें पब्लिक सेक्टर, वो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी और वो लिस्ट हो गई, तो उसके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अप्लाई हो जाएगा। तो वो आपसे कहेगा बताएं क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वो एरिया है कि आपके पास पेपर में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, लेकिन आप दोनों के 25-25 पेज को अगर पेपर में कंपेयर करने बैठ गए तो आप गए। मैंने आपके लिए क्या काम करा है कि अगर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, अगर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड हमारे पास जो भी सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, तो कोड आपको क्या कहता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, और पब्लिक सेक्टर रूल्स आपको क्या कहता है, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, और आगे एक कमेंट भी लिख दिया गया है ताकि आपके लिए आसानी हो। और उस कमेंट के ऊपर अगर इंटरप्रिटेशन या इलस्ट्रेशन है तो उसको भी एनेक्जर से रेफर कर दिया गया है ताकि आप इस मैटर को आराम से समझ लें। क्या तक बात समझ आती है? इसी तरीके से कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आप देखें तो दोनों ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं। कोड कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करता है? कोड कहता है इट इज मैंडेटरी दैट ईच लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 और 1/3 ऑफ द बोर्ड विच एवर इज हायर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पब्लिक सेक्टर रूल्स क्या कहता है? पब्लिक सेक्टर रूल्स कहता है द बोर्ड शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और यहां पे आपके आगे एनेक्जर सी भी दे दिया गया है कि जितनी भी इलस्ट्रेशन है, जो भी इंटरप्रिटेशन है, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये सारी की सारी आपको कवर करती है। क्या ये बात समझ आती है मेरे बच्चों को? तो हैंड आउट पोर्टल, इस पे कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। पास पेपर सारे होंगे बल्कि उसके ज्यादा होंगे, उसके अलावा भी होंगे। यहां तक क्लियर हो बच्चों? अच्छा, एक चीज सुन ले, एक चीज सुन ले, आप लोग ऑडिट फॉर्म में जा चुके हैं? चले, माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। फर्म में इसका नाम सुना होगा बच्चों, जल्दी आ जाए। फर्म में इसका नाम सुन, बैंक का नाम सुना होगा ना, बैंक ऑडिट करते हैं हम, एएमसीज और म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट करते हैं, इंश्योरेंस का ऑडिट करते हैं। डन हो गया? ये जो 3 एरियाज हैं, ये जो 3 एरियाज हैं जिसका नॉर्मली हम ऑडिट कर रहे होते हैं, ऑडिट में हम जो रेगुलेशंस को देखते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस हो, चाहे वो एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन हो, चाहे वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस हो, हम बहुत ज्यादा देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड रूल्स या रेगुलेशन या सेक्शन आपके सिलेबस का पार्ट है और जिसकी वेटेज आपके पास कोई 12.5 मार्क्स बन जाती है। ये वो एरिया है जिसमें फर्म में हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर नॉर्मली ज्यादा होता है और पेपर में हमसे बहुत कम पूछ रहा है। क्या ये बात समझ आती है? इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं, ऑडिट फर्म में अगर आप हैं माशाल्लाह, तो अभी आप थोड़े दिनों में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर रूल, इसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे। जब आप इस चीज के ऊपर भी काम कर रहे होंगे, इस चीज में भी आपके पास फर्म का एक्सपीरियंस आ रहा होगा, और इन 2 एरियाज को भी अगर आप देख लें तो आपकी अच्छी खासी कवरेज आपके पास होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? आप नॉर्मली फर्म में ऑडिट कर रहे होते हैं, वो कंपनी या तो कभी शेयर्स इशू कर रही होती है, या वो राइट इशू कर रही होती है, या पर डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों। क्या यहां तक बात समझ आती है?
तो और अगर कहीं पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मटेरियल इतना है, लेक्चर में प्रैक्टिकल एग्जांपल इतनी डिस्कस की गई है, लिंकिंग और लॉजिक, कि इंशाल्लाह उससे आपको मजा आएगा और सब्जेक्ट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कोई भी सेक्शन है वो प्रीवियस किस सेक्शन से लिंक्ड हो रहा है और वो आगे जाके किन सेक्शंस और रेगुलेशन से लिंक्ड हो रहा है, वो सारी चीजें लेक्चर में और हैंडआउट में कवर की गई, जो बड़े कॉन्सेप्चुअली कवर की गई। क्लियर है बच्चों यहां तक? अच्छा, अब बताएं अगर आपको कोई सवाल है तो, आपके जो भी सवाल हो। सिलेबस अहमद साहब आपको डैशबोर्ड दिखाया ना, अक्टूबर तक खत्म है, सितंबर अक्टूबर तक खत्म है सिलेबस हमारा, अगर हम वीकली प्लान फॉलो करें तो। ये आपके लिए पोर्टल पे अवेलेबल है। हर चैप्टर के, हर लेक्चर के, हर सेक्शन के हैंडआउट्स पोर्टल पे अवेलेबल है। ये इंशाल्लाह इस बुक में अभी, इस बैच में इंशाल्लाह बुक फॉर्म में आ जाएगी, अभी बुक फॉर्म में नहीं है, अभी हैंडआउट फॉर्म में। हर वीक और हर दिन जो भी आपका वीकली प्लान होगा उसके ऊपर डिस्कशन हो रही हो। आप लोगों ने सीफेप 2 की ओरिएंटेशन देखी थी, सीफेप 2 और सीफेप 6 की ओरिएंटेशन? वो जो लेक्चर्स हैं वो 4K में, और हम कोशिश इस बार इंशाल्लाह फाइनल में हम सारे टीचर्स ये कर रहे हैं कि लेक्चर्स को 4K में लेकर, ताकि आपके लिए थोड़ा सा फायदा हो। नहीं नहीं वली, देखें, जो भी कंपेंडियम है वो आपने खरीदना है, बिकॉज पेपर में आपने वो बुक ही लेके जानी है। लेकिन अगर आप मेरे हैंड आउट पढ़ेंगे तो बुक ऑटोमेटिकली कवर हो रही होगी आप। तो लेक्चर्स लेते हुए मेरा सजेशन ये होगा, लेक्चर्स लेते हुए हैंड आउट तो मेरे सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आपने बैठ के कंपनीज एक्ट या कॉर्पोरेट एक्ट या फिर कंपेंडियम सामने खोलना है और साथ साथ आपने हैंड आउट को रीड करना है। क्वालिटी है आमिर साहब, ऐसे सलाम का ले सकते हैं या वलीद, वो अलाउ नहीं है, वो अलाउ नहीं है। सेफ एफ 1 के साथ मेरी सजेशन ऑडिट को होगी। काशिफ साहब अभी बुक फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन इंशाल्लाह इस बैच में हो जाएगी। बिल्कुल ले लें, बिल्कुल ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं। अहमद साहब हर वीक होगी, हर वीक होगी। वली जफर साहब अगर हमारा इस वीक का टारगेट एएमएल है तो मॉक मंथली नहीं होंगे ना, फिर इसी वीक में एएमएल का भी मॉक होगा, एएमएल के ऊपर भी क्यूएनए सेशन होंगे, एएमएल के ऊपर मजीद लेक्चर्स और मजीद क्लासेस होंगी और मजीद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होंगी। मैम बिल्कुल यूज कर सकती हैं, बिल्कुल यूज कर सकती हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? अहमद साहब ये जो आप बार बार हैंड आउट का वर्ड यूज कर रहे हैं, ये हैंड आउट आपके कंपनीज एक्ट से या आपके सेक्शन से अलाइंड है। मैंने एक कॉमा भी इंसर्ट नहीं करा है। अगर कंपनीज एक्ट में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो मेरे हैंड आउट में एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है। मेरे हैंड आउट में क्या हो रहा है कि वो सेक्शन कहां कहां लिंक हो सकता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी इलस्ट्रेशंस क्या है, इसकी लॉजिक क्या है और उसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है, ये चीजें मैंने ऐड करी। समझ आ रही है आपके बात? तो अगर आप मेरा हैंड आउट पढ़ेंगे और जब आप कंपनी से आके कंपेंडियम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि आप यार आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, नहीं, सेम चीज लिखी भी आ रही होगी। ये जो मैंने पिंक से लिखा हुआ है ये एडिशनल है, ये आपके फायदे के लिए,
ये कंपनीज एक्ट के कंपेंडियम में मैं ऐड कर नहीं सकता और आप पेपर में लेके जा नहीं सकते। बिल्कुल, इस वीक का टारगेट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और इस वीक हम डिस्कशन ही एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे करेंगे। नोमान दोनों वलीद, उसके ऊपर छोटा सा मसला ये है, उसके ऊपर छोटा सा मसला है, अगर आप कहते हैं इस चीज को भी कर लेंगे, लेकिन अगर एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवाता हूं लाइव, सही है, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, आपके लिए ज्यादा बिकॉज में थोड़ा सा टाइम सेव हो रहा होगा, फजूल की चीजें नहीं आ रही होंगी और उसकी क्वालिटी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी होगी। मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, इस वीक का टारगेट हमारा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है और ग्रुप में मैं आपको इंडेक्स और एक्सेल शेयर कर दूंगा। बिकॉज वो डेमो पे होगा काशिफ, डेमो पे हैंडआउट्स नहीं दिखेंगे आपको, डेमो पे हैंडआउट्स वगैरह सारी चीजें नहीं दिखती है। वलिद लाजमी होगा, लाजमी होगा। आप सारे मिलके मुझे टफ टाइम दे एमएल के ऊपर, पूछे सवाल जितने पूछना, आप लेक्चर्स लें उसके बाद, और उसके बाद देखें मैं इस वीक आपके साथ एमएल में क्या करता हूं। प्री रिकॉर्डेड भी होंगे, लाइव भी होंगे और मजीद लेक्चर्स होंगे, तीनों चीजें होंगी। अगर आप एमएल देखेंगे तो इसी वीक आपको एमएल के ऊपर एक अच्छा सा ओवरव्यू और एक अच्छा सा समराइज लेक्चर मिल जाएगा। ये अच्छा हो जाएगा हमारे लिए कि 30 से 45 मिनट में एमएल पूरा कंप्लीट, 100% कंप्लीट। 120 to 150 अलियात। शेप उसको अभी फिलहाल रखा हुआ है, जो रजिस्टर्ड ग्रुप होगा उसमें ओपन फॉर ऑल होगा ना। इतजाज बिल्कुल सही है, मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, लेकिन जून 24 में अटेंड हो तो मेरा मशवरा है सीफएफ से दिसंबर 23 में कंप्लीट करो और उसके बाद कोई एक सब्जेक्ट उठा लो। इट कुड बी बीएफडी, इट कुड बी लॉ, इट कुड बी एसपीएम, इट कुड बी एडवांस्ड टैक्स। वलीद एक हफ्ता वेट कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूं इसके ऊपर, एक हफ्ता वेट कर लो। अहमद साहब लाजमी होगा, लाजमी होगा। मैंने साहब मैं उसके ऊपर भी बता दूंगा। बिल्कुल स्टार्ट कर दे आमिर साहब, बिल्कुल स्टार्ट कर दें, और प्रैक्टिस जो हम करेंगे लाइव क्लास में वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लेंगे। ये एक्सेल फाइल, इंडेक्स की फाइल पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी, टाइम टेबल पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, मैंने और आपने बस सिस्टमैटिकली इसको फॉलो करना है। डन हो गया बच्चों? जब एमएल पढ़ेंगे अगला टॉपिक फेरा पढ़ेंगे, फेरा एमएल से लिंक हो रहा होगा, कंफ्यूजन हो रही होगी, उसी वक्त रिजॉल्व हो जाएगा। डन हो गया बच्चों? आज से शुरू करना है राफिज साहब, आज से शुरू करना है, थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है मेरा बच्चा। यार एडमिन से बात कर लो ना अहमद, मेरे भाई एडमिन से बात कर लो। बच्चों के सवाल अब बिल्कुल शेख साहब, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। जी फास्ट साहब बिल्कुल कंप्लीट है। चले बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जो वीकली प्लान है उसको फॉलो करना है, कुछ भी हो जाए वीकली प्लान को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।
अल्लाह कामयाब करे। थैंक यू सो मच।